तो सेकंड पेपर का जो रीजनिंग वाला है, क्या है भैया, सेकंड पेपर के रीजनिंग पे जी देखिए, ये डिलीटेड है, लेकिन चूंकि अभी पिछले 2-3 दिन से कोई काम सेक्रेटरीट में ज़्यादा हुआ नहीं था, तो जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि डिपार्टमेंट से लेटर जो है वो आरएसएम एसएसवी नहीं पहुंच पाया था, तो उसका संशोधित निकल जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है ना। तो पहली बात तो ये है कि ये इसमें डिलीटेड मान के चलिए आप। 40% वाला जो है पेडागोजी इसी में रहेगी, पेडागोजी इसी में रहेगी। लेकिन ये पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका क्वेश्चन आपको आते हुए भी सही हो जाएगा, इसकी गारंटी कम होती है। हाँ, क्योंकि आप जिसको सही मान के चल रहे हैं ना, वो कई बार क्या है कि आपके हिसाब से सही है लेकिन वो सही होता नहीं है। इसके अलावा जैसे वो सेट में पेपर आया था 2012 में, मैंने दिया था, गलती से मेरा निकल भी गया था, तो उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा कि आपको पढ़ाना है तो आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे, शहर के स्कूल में, गांव के स्कूल में, वो बहुत इंटीरियर के गांव के स्कूल में। अब आपने इंटीरियर के गांव के स्कूल में अगर सेलेक्ट किया तो सही है, वरना गलत है। तो वो आपकी चॉइस नहीं, वहाँ पर जो आइडियल चॉइस है वो देखी जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे आते हुए भी गलत हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि रीजनिंग उसमें से हटेगा, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, ठीक है ना। ये मतलब इसमें कोई डाउट है ऐसा मुझे तो नहीं है, कम से कम आप लोगों को भी नहीं रखना चाहिए। 40% वाला जो मैटर है कि दोनों पेपर्स में 40% चाहिए या नहीं, अभी जो वैकेंसी निकाली है इन रूल्स में तो इन्होंने दिया नहीं है, जो इन्होंने रूल्स बनाए थे उसमें भी नहीं था। लेकिन वो रूल्स क्या थे, वो रूल्स थे जो एग्जिस्टिंग टीचिंग वाले जो रूल्स हैं, शिक्षा और सबॉर्डिनेट सर्विसेज वाले जो रूल्स हैं, उनमें अमेंडमेंट था। कल से मुझे समय नहीं मिला उनको पढ़ने का, मैं एक बार उन रूल्स को स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इस बीच में 1-2 बार पहले भी ऐसा हुआ था, डीओपी ने इस तरीके से सर्कुलर निकालने की बात की थी टीचिंग में स्पेशली, क्योंकि जैसा हुआ था ना कि कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया था जो नेगेटिव मार्क्स थे, तो उसके बावजूद तब इस बात का उठा था कि भाई मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए टीचिंग के पोजीशंस के लिए। तो उस वक्त मुझे ऐसा ध्यान है कि कोई सर्कुलर निकला था, लेकिन अब वो कंफर्म तो तभी बता सकते हैं जबकि अपन उसको पढ़ लें। जी अच्छा, अब वो ये है कि अगर ऑर्डर निकल गया है ना, या क्या है वो अभी आजकल में एक बार देख लेते हैं उसके बिना, क्योंकि इन पोस्ट को ग्रुप डी के अंदर रखा है। ग्रुप डी का मतलब है कि जहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, है ना, तो उनके लिए क्या रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे। अगर आपके रूल्स में नहीं, क्योंकि आपके रूल्स तो उनका अमेंडमेंट है ना, जो एग्जिस्टिंग रूल है उनमें चेंज किया गया है, आपकी वैकेंसी को ऐड किया गया है, तो उसके अंदर अगर पहले से है तो है, ठीक है ना। या उसके बीच में कोई सर्कुलर अगर निकला है, क्योंकि जैसे बीच में आपका था ना यथा संशोधित, आपकी वैकेंसी का जो पहली लाइन होती है किसी भी वैकेंसी की, वो इम्पोर्टेंट होती है, जिसको अपन नहीं पढ़ते हैं ना। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 यथा संशोधित, ये जो अब तक संशोधित जो इन रूल्स में आया है, हमारे रूल्स भी इन्हीं में संशोधन था, है ना। तो वो जो रूल्स हैं उन रूल्स को डिटेल में एक बार दे जाना पड़ेगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि 40% उसमें है या नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? बाकी तो वही है जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं जी।
मेरिट स्टेट वाइज ही बनती है, मेरिट स्टेट वाइज बनती है, लेकिन जब आपको ज्वाइनिंग का टाइम होता है तो आपसे ऑप्शन फॉर्म भरवाया जाता है, वो आपकी मेरिट के हिसाब से फिर आपको अलॉट होता है। काउंसलिंग कहें या ऑप्शन फॉर्म होता है बेसिकली कि आपको कहाँ चाहिए। जैसे आपने सपोज जयपुर मांगा, तो आपकी मेरिट अगर जयपुर मांगने वालों में टॉप पर है तो आपको मिलेगा। उसमें भी डीओपी का सर्कुलर है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो सिंगल फीमेल हैं, उनका एक अलग कैटेगरी उन्होंने बना रखी है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ जी, पहले एक बार आप अपनी मेरिट देख लें, आपकी मेरिट आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पूरी भरनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसमें आप फिर ऑप्शन भरते हैं, भाई पहले मुझे ये चाहिए, ये नहीं मिले तो ये नहीं मिले तो ये, इस तरह से। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज का कोई मतलब इस वक्त आपके लिए नहीं है। फॉर्म में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके कोई ऑप्शन आता है। पहले से ही मांग लिया था। पहले ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर एक बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बना दी थी। उसके बाद कोर्ट के आदेश आए थे कि भाई स्टेट वाइज मेरिट बनाओ, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट गलत है ना। तो अगर स्टेट वाइज मेरिट बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी अभी आवश्यकता होगी, इसकी ऑप्शन फॉर्म के टाइम आवश्यकता होगी। पहले इन्होंने एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट बना दी थी। ईश्वर जी, पहले क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट इन्होंने बना दी थी, जो कोर्ट में चैलेंज हुआ था मैटर कि स्टेट की वैकेंसी है तो स्टेट वाइज मेरिट होनी चाहिए, और फिर ऑप्शन फॉर्म भरवा लिया जाए और उसी हिसाब से सेंटर अलोकेट की जाए, लोकेशन अलोकेट की जाए। जी, कौन सा पेज नंबर क्या है? सात तो आपका ये है एलिजिबिलिटी वाला, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताएं। देख लेता हूँ नियुक्ति की। जी, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के देय का कोई अन्य रियायत नहीं उठाया है। केवल यह है कि आप एक ही बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे सपोज आपकी एज ज़्यादा हो रही है, जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ रही है ना, अगर आपने एज का बेनिफिट ले लिया तो फिर आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस तरीके का कुछ है। जाति प्रमाण पत्र आपको अपनी लास्ट डेट से पहले का बनवाना है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी किसी कैटेगरी में आ रहे हैं ना, उनका लास्ट डेट से पहले बनवाना है। जी, आप बनवा लीजिए अभी वापस से एक बार। जी, विदिन 6 मंथ्स होना चाहिए। नहीं भैया, विदिन 6 मंथ्स का होना चाहिए भैया। लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म फिल की है उसके 6 महीने के अंदर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, विदिन 6 मंथ्स का होना चाहिए। लास्ट डेट जो आपकी फॉर्म फिल की है उसके 6 महीने के अंदर बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है, नहीं भैया, साल 1.5 साल नहीं, 6 महीने का मतलब 6 महीने। उसमें एक दिन भी अगर ज़्यादा होता है तो एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसको पहले आप बनवा लीजिएगा, जिन का कैटेगरी का इशू है ना, जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। पाठ्यक्रम
लास्ट क्लास में जो अपन बात कर रहे थे कि टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं पाठ्यक्रम के ऊपर, सिलेबस या कुरिकुलम आपका कैसे बनना चाहिए, क्या क्या बेसिस होते हैं सिलेबस बनाने के, कुरिकुलम बनाने के। देखिए, जब भी कोई कुरिकुलम बनाया जाता है, जैसे अगर आपने बीटेक किया तो आप देखेंगे बीटेक के अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अलावा सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी होता है कि नहीं, सोशल वर्क का। क्यों, उसकी क्या ज़रूरत है सर? उसके अंदर आपके मैथ्स के भी सब्जेक्ट आ जाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। क्योंकि जब भी आप कोई कुरिकुलम बनाते हैं, उस कुरिकुलम के बहुत सारे बेसिस होते हैं। उन बेसिस में से क्या क्या बेसिस आते हैं सर? जैसे आपका दार्शनिक, फिलोसॉफिकल, सोशल, टेक्निकल, साइकोलॉजिकल, ये अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग बेसिस होते हैं जिनके बेसिस पर कि आप अपने कुरिकुलम को डिजाइन करते हैं। केवल एक एस्पेक्ट को देख के कि हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है और कंप्यूटर साइंस का ही सारा एस्पेक्ट हम भर लें, ये कुरिकुलम में नहीं होता है। कौन कौन से आधारों के ऊपर, किन किन आधारों के ऊपर कुरिकुलम बनाया जाता है, लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स अपन। बेसिस फॉर मेकिंग द कुरिकुलम, पाठ्यक्रम बनाने के आधार। सबसे पहला दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेसिस। इसमें हम किसकी बात करते हैं? नैतिकता, मूल्य, परमात्मा, ज़्यादा जो अपन जितना डेप्थ में सोच सकते हैं, जनरल बातें। फिलोसॉफिकल में हम किसकी बात करते हैं? परमात्मा, मूल्य, व्यवहार, कि आप क्या चीज़ सोच रहे हैं, आप एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आप डिटेल में उस पर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका हो सकता है समाजशास्त्रीय आधार, समाजशास्त्रीय आधार, सोशलॉजिकल बेसिस। सोशलॉजिकल बेसिस पर हम किसकी बात करते हैं सर? पॉलिटिकल इश्यूज, कल्चर, ठीक है ना, रिलीजन, इन सब की अपन बात करते हैं। राइट। थर्ड आपका हो सकता है मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में हम किसकी बात करते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी डिजायर क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये सब साइकोलॉजिकल के अंदर आता है। आपको एजुकेशनल टूर पे क्यों ले जाते हैं? एजुकेशनल टूर क्यों आपका पार्ट होता है? आपका जो 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट अगर बीटेक एमसीए में होता है, वो क्यों होता है? रिक्वायरमेंट्स को देखकर, ठीक है ना, आपकी नीड को देखकर। ये आपका है साइकोलॉजिकल आधार। ओके। देन फोर्थ आपका हो सकता है साइंटिफिक बेसिस, वैज्ञानिक आधार। साइंटिफिक बेसिस, वैज्ञानिक आधार। जिसमें विज्ञान तकनीक की बात अपन करते हैं, जिसमें अपन विज्ञान तकनीक आदि की बात करते हैं, वो आपका होता है साइंटिफिक आधार, बेसिस। ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर नो एसक्यूएल डाल दिया, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में उसकी आवश्यकता है। तकनीक आज की तारीख में वो चल रही है। इथिकल हैकिंग डाल दिया, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में उस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है। टेक्निक आपकी वो बता रही है, साइंस आपको उधर लेके जा रहा है। ओके। किसी भी कुरिकुलम को बनाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नीड, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, बहुत सारे सिद्धांतों की अपन बात करते हैं।
नेक्स्ट आपके आते हैं पाठ्यक्रम को बनाने के लिए सिद्धांत। पाठ्यक्रम को बनाने के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम ऑफ कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले आपका आता है आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नीड। आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नीड। आपको आवश्यकता किस चीज की है? सेकेंड, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, ताकि हम अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को पढ़ सकें। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। संरक्षणता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। जिसके अंदर हम अपनी रीति रिवाजों के कंजर्वेशन की बात करते हैं, सोशल जो अपनी कंजर्वेशन है, संरक्षण है, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपका सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेवेंस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिलेवेंस। सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत ये बेसिकली आपको ये बताता है कि जब भी हम कोई कुरिकुलम डिजाइन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रखनी है। आपका सिलेबस बनाया गया, आप लोग काफ़ी चीज़ें सोचते हैं कि भाई इसमें है ना ये जीके क्यों डाल दिया। आप देखिए इसके अंदर आपके कितने सिद्धांत आ रहे हैं जिनके लिए जीके डाला, कि भाई आपको दुनियादारी का कुछ पता है या केवल किताब में घुसे रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स भी डाल दिया, रीजनिंग भी डाल दिया, अलग अलग वैरायटीज भी आपको यहाँ पर दी है। तो किसी भी करिकुलम के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम इन सारे सिद्धांतों का ध्यान रखें और हर बेसिस का ध्यान रखें। केवल और केवल हम अपनी टेक्निक के हिसाब से नहीं चल सकते। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ईयरली यूनिट वाइज एंड डेली लेक्चर प्लान। ईयरली प्लान, यूनिट वाइज प्लान, डेली लेक्चर प्लान। एक बार आपने सोच लिया कि भाई अब पढ़ाना है और आपको सपोज एक सब्जेक्ट मिला, मान के चलें आपको डीबीएमएस दे दिया कि आपको डीबीएमएस पढ़ाना है या आपको सी पढ़ाना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे लेसन को, सब्जेक्ट को प्लान करना पड़ेगा। कैसे प्लान करेंगे सर? हमें सपोज 1 जुलाई को हमें सब्जेक्ट मिला, मार्च में मान के चलें एग्ज़ाम है, जुलाई टू मार्च चलता है जनरली अपने स्कूल्स के अंदर। हमें पूरा ये प्लान करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो पढ़ाना क्या है, उस सब्जेक्ट को अपन अच्छी तरह देख लें।
उसके बाद इसके बाद में मार्च के अंदर बच्चों के पास क्या क्या चीज़ पहुंच जानी चाहिए, सी में बच्चे किस किस चीज़ में पारंगत हो जाने चाहिए, हमारे किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए आफ्टर द कुरिकुलम, कंप्लीशन ऑफ कुरिकुलम। ठीक है, कितने लेक्चर हमें मिलने वाले हैं, किस तरीके से हम इस पार्ट को अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करेंगे। सी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसको किस तरह आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक बार आपने पढ़ा दिया, उसके बाद उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। ये आपका हो गया ईयरली प्लानिंग। अब ईयरली प्लानिंग के अंदर फिर आप उसको करेंगे यूनिट वाइज प्लान, कि भाई सपोज पहली यूनिट में मान के चल रहा हूँ, सी के अंदर अगर बात करें तो ऑपरेटर्स तक है। दूसरी यूनिट मैंने मान लिया, सपोज मेरे पास दूसरी यूनिट के अंदर मैंने लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स रख लिए और मैंने एरेज रख लिया। तीसरी यूनिट सपोज मैंने स्ट्रक्चर और पॉइंटर रख लिया। हर यूनिट के बाद बच्चों को क्या क्या जाना चाहिए, ये आपका यूनिट प्लान के अंदर हम तय करते हैं। एंड एट लास्ट हमारा आता है डेली प्लान, कि डे वाइज आपको क्या क्या पढ़ाना है। जनरली जब अपन बात करते हैं तो जब भी हम प्लान करते हैं, जब भी टीचर्स प्लान करते हैं, तो वो आपकी सारी चीज़ें प्लान होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, लेकिन आप में से जिन लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स में काम किया है, आप देखते हैं वहाँ पर पूरी तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। ईयरली प्लान बनाया जाता है, यूनिट वाइज प्लान बनाया जाता है, लेक्चर वाइज प्लान बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ईयरली प्लान, वार्षिक योजना। वार्षिक योजना के महत्वपूर्ण कारक, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ईयरली प्लान। सबसे पहला पूरे विषय को विभिन्न भागों या इकाइयों में बांटा जाता है। Complete curriculum is divided. Complete curriculum is to be divided in several units or parts. Then next, प्रत्येक इकाई के उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए। Every unit should be explained. Every unit should be explained in detail, in terms of knowledge and activities. Knowledge and activities. Then next, चयनित इकाइयों को
चयनित इकाइयों को तार्किक रूप से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। The selected units should be arranged sequentially in logical manner. प्रत्येक इकाई से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक इकाई से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिन शिक्षण क्रियाओं को करवाया जाना है उनका विस्तृत वर्णन तैयार करना चाहिए। The teacher should prepare details of all the activities which are to be conducted to achieve the objectives of each unit. शिक्षकों को यह चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों को यह चाहिए कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके हिसाब से प्रक्रिया तय करें। Teacher should decide the process or activities according to the available resources. किस इकाई को
कितने कालांशों में कितने कालांशों में पूरा करना है उसे समय सारणी के अनुसार तय करना चाहिए। Teacher should decide the number of periods for each unit according to the timetable. Next, मूल्यांकन की तकनीक एवं उसमें लगने वाले समय का ध्यान रखना चाहिए। The teacher should take care the techniques and the time required for evaluation. ठीक है सर, ये आपकी मेन चीज़ें हैं जो कि आपके पूरे कुरिकुलम को डिसाइड करने के लिए अपन काम में लेते हैं। मोटे तौर पे देखें तो अपना ये है कि भैया पहले तो डिसाइड कर लो कि कौन कौन सी यूनिट्स में डिवाइड करना है, कंप्लीट कोर्स का उद्देश्य क्या है, हर यूनिट का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, कितने लेक्चर में आपको ख़त्म करना है वो डिसाइड करना है, उतना समय आपके पास है या नहीं है, हर यूनिट के बाद में आपको कैसे इवैल्यूएशन करना है वो तय कर लेना है, ख़त्म। इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। मोटे तौर पे बात वही है जो अपन को करना है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको सोचेंगे तो आपकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, राइट। अब अपन आते हैं यूनिट प्लानिंग पर। यूनिट प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग पूर्णतः आवश्यकता, रुचि, एवं योग्यता के ऊपर आधारित होती है। सबके लिए आप एक ही प्लान काम में नहीं ले सकते। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट कि भाई आपके सपोज फर्स्ट टर्म में ये आना है तो आपको उसी हिसाब से उसको पढ़ाना है, सेकेंड टर्म में आपके ये आना है तो इसको आपको इस हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है। यूनिट प्लानिंग के कई सारे स्टेप्स हैं, लिख लेते हैं अपन। यूनिट प्लानिंग के चरण,
इकाई योजना के चरण, स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लानिंग। सबसे पहला विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण, एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देन आपका होता है उद्देश्यों का विशिष्टीकरण। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। उदाहरण अनुभव, एग्जाम्पल एक्सपीरियंसेस। एंड मूल्यांकन पद्धति, इवैल्यूएशन प्रोसेस। भाई कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे हर यूनिट को? साल के बाद में तो पता चल ही जाएगा कि बच्चा फेल हो गया है ना, लेकिन बीच में आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि भाई सामने वाले के समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा दिखने में तो बहुत ज़्यादा सिंसियर दिखता है, पर पता चलता है वो कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। वो पता तब चलता है जब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या ठीक है, ये आपका नाम ले रहे हैं ऐसे दोस्त रखते हो आप। चलिए, देन आपके पास है डेली लेसन प्रिपरेशन, डेली लेसन प्लानिंग। दैनिक पाठ योजना। बेसिकली 3 तरीके के पाठ होते हैं, 3 तरीके के लेक्चर्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नॉलेज के लिए, दूसरा होता है स्किल के लिए, और तीसरा होता है एप्रिसिएशन या मनोरंजन के लिए। तो पहला तो आपको होता है कि भाई आपको कुछ सिखाना है, आपको एक लेक्चर दिया, आपको कुछ सिखाया। दूसरा होता है आपको कुछ काम करने को दिया, जैसे आपको फ्लो चार्ट बनाने को दे दिया, आपको एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया, आपको कोई प्रोग्राम करने को दिया जिसमें कि आप खुद काम कर रहे हैं, आपकी स्किल डेवलप हो रही है। और तीसरा हो गया एप्रिसिएशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए, कि आपको अप्रिशिएट किया, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से आपको बूस्ट अप किया। या पता चला, कल मैं किसी कोचिंग का देख रहा था, गाने चल रहे थे, डांस चल रहा था कोचिंग के अंदर, है ना। वो आजकल माहौल इस तरीके का है कि भांग पिला के रखो ताकि सब खुश रहें, है ना। किसी को दिमाग पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, बेकार बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो एप्रिसिएशन या हम क्या भांग, वो इशारा कर रहे हैं, वो भांग छोटी वाली। तो तीसरा आपका होता है एप्रिसिएशन या एंटरटेनमेंट। तो 3 तरीके के पाठ की अपन बात करते हैं। पाठों के प्रकार, टाइप ऑफ लेसन्स। पहला ज्ञान पाठ, नॉलेज लेसन, ज्ञान पाठ। दूसरा कौशल पाठ, स्किल लेसन। तीसरा रसानुभूति पाठ,
ये एक्चुअली वर्ड इसलिए क्योंकि आपको हो सकता है वहाँ पर भी ऐसे ही वर्ड मिल जाएं। रसानुभूति पाठ, जिसमें आपको रस का अनुभव आए, है ना। एप्रिसिएशन या एंटरटेनमेंट लेसन। आप जो लेसन तैयार करते हैं उस लेसन में क्या क्या होना चाहिए। जैसे आज मुझे ये लेसन तैयार करना था, तो इस लेसन में मैंने कैसे तैयार किया, सबसे पहले मैंने क्या चीज़ सोची, उसके बाद मैंने क्या विचार किया, ये सारी चीज़ें आपकी होती है हर लेसन से पहले। जनरली जब भी आप कोई लेक्चर तैयार करते हैं, अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होती है, आपके दिमाग के अंदर सेटल करना होता है, ठीक है। तो क्या क्या आपके स्टेप्स हैं, क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं। दैनिक पाठ के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ डेली लेसन। सबसे पहला प्रस्तावना, प्रस्तावना या तैयारी। प्रस्तावना या तैयारी। प्रवीण एक मिनट आइए, एक बार अंदर से जाके ना लॉक खोल देना, कहीं साइंस वाले सर आ जाए। प्रस्तावना या तैयारी या प्रीफेस। प्रीफेस कि भाई जैसे आपने लेक्चर जब आप तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने आते ही डायरेक्ट पढ़ाना चालू नहीं किया, मैंने बात की भाई कल अपन ने क्या पढ़ा और उससे आज वाला किस तरह रिलेटेड है। तो हम एक प्रीफेस तैयार करते हैं, उसकी बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि भाई हमें ईयरली प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है, ये बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। राइट, कि उसको अब मुझे आपको किस तरह समझाना है, ठीक है, किस तरह से मुझे आपको उसको समझाना है, कैसे मुझे आपके सामने प्रस्तुत करना है। देन तीसरा है तुलना, कंपैरिजन। कि भाई जो आज पढ़ा है उसकी कल से अगर तुलना कर रहे हैं, या हम अगर जो डेली रूटीन में देखते हैं उससे अगर तुलना कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। चौथा, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। एक बार आपको पढ़ा दिया, अब आती है उस बात को जनरल करना, बिल्कुल कि भाई सामान्यतः ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो उसको एक जनरल चीज़ में लेके जाना। एक बार आपको थ्योरी तो बता दी, लेकिन इस थ्योरी को आपको आत्मसात करने के लिए, आपको अपने अंदर डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको जनरल फॉर्म में देखें कि भाई जनरली भी ऐसा अपन करते हैं, ठीक है। एंड एट लास्ट आता है आपका अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस। राइट, कि अब इन चीज़ों को अपन कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ अपने को अप्लाई करना होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। ये तमाम चीज़ों की अपन बात करते हैं जब भी अपन ईयरली, यूनिट वाइज या डेली लेसन प्लान करते हैं। ओके, मुझे लगता है आज के लिए यहीं तक रखें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके इवैल्यूएशन के टाइप्स देखते हुए आगे बढ़ते हैं।